गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज ये क्लास शुरू करें। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए यहाँ पे पूर्णांक के प्रांत और अभाज्य संख्या के बारे में ये थोड़ा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको किसी एग्जाम्पल से समझना होगा अलग से। अपन कंडीशन लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे P है तो P की जगह कोई भी मान डिफाइन कर लीजिए, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरीके से, जहाँ पे ध्यान रहे P है क्या। तो देखो ध्यान से समझिएगा, इस जो थ्योरम है इसको आपको किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझना होगा कि अगर इसमें आप ऐसे मान रखो तो ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से उसकी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए एक दे रखी है वलय, क्या जेड पी प्लस पी डॉट पी, ये एक वलय है जहाँ पे जेड पी है उसमें आ गया 0 1 2 पी माइनस, तो ये आपको पता है। अब पी की जगह आप यहाँ पे रखते हो 5, तो 0 1 2 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, तो 4 तक ही जाएगा, 0 1 2 3 4। ये बात सही है, पी की जगह आप मान अप्लाई करके देख सकते हो। एक पूर्णांक के प्रांत है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है, यानी पी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। बहुत ही आसान सी थ्योरम है। देखिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है कि जेड पी प्लस पी डॉट पी एक वलय है जहां ये आपके जेड पी के अवयव है। आप यहाँ पे पी की जगह कोई मान अप्लाई करके देख सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध ये पढ़ा गया, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो इसका मतलब जेड पी को आपको लेना है पूर्णांक के प्रांत है और प्रूफ करना है कि पी एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके के एक थोड़ा पहले भी जिसमें अभाज्य प्रसंग वाला पार्ट आया था, अगर आपको ठीक से याद हो, पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण के ऊपर आधारित वो थ्योरम थी। तो उसने भी जो प्रूफ किया था अभाज्य संख्या को, वो किस प्रकार से किया था, विरोधाभास विधि से। उसी तरीके से याद करेंगे, इसमें यहाँ से लेकर चलेंगे कि यदि संभव हो तो पी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो P एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। P है उसका मान हो जाएगा P1 डॉट P2, ठीक है। जहां कुछ कंडीशन रहेगी ये कंडीशन थी, और यही कंडीशन सारी वहां पे लिखी थी। आप कोई भी संख्या ले सकते हो जो अभाज्य नहीं है, 8 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, इस तरीके से। तो उसको आप
इन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में आराम से लिख सकते हो। जैसे 8 है, ये 4, यहाँ पे 2, चारों 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8, तो यहाँ पे ये दोनों संख्या होंगी, ये p से तो क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी और 0 से बड़ी रहेंगी, यानी जो आपका 0 उसके बराबर कभी भी नहीं होंगी और इनका मान है वो 1 भी नहीं। ठीक है, तो एक हालांकि हो सकता है कि देख इसी कंडीशन में से मान लो 8 है, तो यहाँ पे 8 और 1 का मल्टीप्लाई, तो ये इसके बराबर कहाँ है, उसके छोटी कहाँ रही, P1 P2, ठीक है ना, उसके ये सेम हो जाएगी, मतलब P और P2। अगर आप एक मान है तो एक मान भी नहीं होगा, उनका मान 0 भी नहीं होगा। ठीक है, उनका मान P से क्या रहेगा, छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ये कंडीशन अपने पहले भी आ चुकी है। अब आप इसमें लेके चल रहे हो कि ZP है वो एक पूर्णांक के प्रांत है, तो पूर्णांक के प्रांत की 3 कंडीशन थी, वो तस्मा की वलय है, इकाई सहित वलय है, वो कर्ण विनिमय वलय है और वो शून्य भाजक रहित वलय है। इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि ZP है वो शून्य भाजक रहित वलय। ठीक है, कीजिए आप इसको। तो देखिए आप कह देना ZP शून्य भाजक रहित वलय है, तो शून्य भाजक रहित वलय की परिभाषा थी A डॉट B बराबर 0, तो या तो A बराबर 0 या B बराबर 0। तो यहाँ पे A और B दो भी लिए मैंने ZP में, क्योंकि ZP शून्य भाजक रहित वलय है। ये संख्या है, यहाँ पे आप डॉट ही समझिए, इसमें डॉट P दिया गया है तो डॉट P लिख दिया, A डॉट P इज इक्वल टू 0। इसको देखिए समीकरण 2। समीकरण 1 थी P इज इक्वल टू P1 डॉट P2, जहाँ पे वो आपकी सारी कंडीशन अप्लाई थी। तो यहाँ से इतना बोल सकते हो कि या तो A बराबर 0 या B बराबर 0। अगर A आपका 0 के बराबर नहीं है तो B 0 के बराबर है, और यदि B 0 के बराबर नहीं है तो A 0 के बराबर। ठीक है, ये प्रूव भी करवा चुके हैं आपको, एक थ्योरम में स्टार्टिंग में थी इस तरीके से। तो ये परिभाषा हो जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, ये आपकी समीकरण 1 और 2 है। यहाँ पे समीकरण 1 थी P इज इक्वल टू P1 डॉट P2, आप इसको यहाँ पे डॉट P भी दे सकते हो। ठीक है, और A डॉट P इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपके A और B अवयव किसके हैं? A और B अवयव है ZP के। यहाँ पे P1 P2 किसके अवयव है? ZP के। ये आपका ZP का मान था। ओके, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे कोई भी मान अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन समझे Z7 ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब कोई एक मान है P7, या भाज्य संख्या अपन इसमें नहीं ले रहे, जो P है वो भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या 7 तो यहाँ पे भाज्य संख्या है, तो उसकी जगह कोई और ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 5 तक आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जैसे P, तो जो P है उसका मान कितना है यहाँ पे 6, ये है, इसको समझना है एग्जाम्पल से। P1 डॉट P2, तो 6 है, इसको क्या ले सकते हो आप 3 इंटू 2, इसका मतलब P1 डॉट P2। तो इसमें देख लीजिए जो अपन यहाँ पे कंडीशन लिखी वो सारी सेटिस्फाई हो रही है। इसके अलावा आपको समझना 3 और 2 अवयव है किसके, Z6 के, तो इसका मतलब यहाँ से P1 और P2 के अवयव किसके हैं, ZP के अवयव, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो कि कोई संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, उसको आप कभी दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में लिख रहे हो तो वो संख्याएं उसी में होंगी जो वाले दी गई, Z6 हो Z4 हो कुछ, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि P1 P2 है वो ZP के ही अवयव होंगे, इसी एग्जाम्पल के द्वारा आपको उसको समझना होगा। अब देखिए A और B ZP के अवयव है, तो A डॉट B बराबर 0, इससे क्लियर है, इसको आप केवल प्रतीक के रूप में अप्लाई कर देना। P और P2 और ZP के अवयव है, तो P1 डॉट P2 का मान है P, तो क्या यहाँ से देखो कि तुलना हो सकती है, यहाँ पे ये भी दोनों देखो अवयव किसके हैं, ZP के, यहाँ पे ये दोनों अवयव किसके हैं, ZP के, तो A डॉट B P1 डॉट P2, इसका मान 0 के बराबर है, इसका मान है P के बराबर, तो इसको क्या ले सकते हैं, देखिए संयुक्त रूप से P इज इक्वल टू P1 डॉट P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये P इज इक्वल टू P1 डॉट P2, आप इसको अगर और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट B इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये भी दो अवयव आपके ना ZP के हैं, ये भी दो अवयव आपके ZP के हैं, जब इसका मान ये है इसका मान भी ये आसानी से हो जाएगा। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो P1 डॉट P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए P1 डॉट P2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से या तो P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यदि P1 इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो P2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से कम एक तो 0 होना ही चाहिए। और अपन ने शुरू में लिखा है कि P1 P2 नॉट इक्वल टू 0, वो 0 से बड़े हैं और P से छोटे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, तो जो आपने लिया है गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये था इसका आवश्यक प्रतिबंध, आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा लिखनी है, अभाज्य संख्या नहीं है तो उस संख्या जो P है उसको आप किसी दो संख्या को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो और इनकी तुलना करानी है समीकरण 1 और 2 से। ये दोनों अवयव आपके ना ZP के हैं, ये दोनों अवयव ZP के हैं, तो P1 डॉट P2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। इसका मतलब या तो P1 बराबर 0 या P2 बराबर 0, और जो कि दोनों ही असंभव है क्योंकि P1 और P2 दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 यदि P एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ से तो P1 बराबर 0 या P2 बराबर 0, और ये असंभव है क्योंकि P1 भी नॉट इक्वल टू 0 है और P2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। हमारा ये मानना गलत है कि P एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ये गलत है, तो सही क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा कि p एक अभाज्य संख्या है और ये इसमें प्रूव करना था। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, आवश्यक प्रतिबंध। यार प्रतिबंध तो बिल्कुल इसका सिंपल सा छोटा सा है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें केवल ये आपको कंडीशन है, इसको अच्छे से समझना होगा। समीकरण एक और दो से एक आ जाएगी जब अभाज्य संख्या नहीं है और दो आ जाएगी पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा से। अब देखिए इसका पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में यदि p एक अभाज्य संख्या है, प्रूफ क्या करेंगे कि ZP एक पूर्णांक के प्रांत है। और पूर्णांक के प्रांत के लिए आपको तीन कंडीशन दिखानी है कि ZP क्रम में वलय होना चाहिए, ये ZP आपका इकाई सहित वलय या तस्म की वलय होना चाहिए और ये शून्य भाजक रहित वलय होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं इसको, आप यहाँ तक करो। देखिए ये आपके ZP के अवयव, आपको दिखाना है कि जो ZP है ये पूर्णांक के प्रांत है। तो ZP के अवयव पूर्णांक है, ये आपको पता है। तो कोई दो ले लीजिए, AB बिलोंग्स टू ZP। अभी छोरा में तो देखो, इसमें आप एग्जांपल के रूप में मान अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे दो ले लिए, तीन ले लिया, इससे वजह कोई प्रतिचिन्ह मैंने लिया है A और P। अब जो आपका P डिफाइन होगा तो उसके साथ ही अवयव भी आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे P बराबर आप ले सकते हो 5, तो इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी क्रम विनिमय वलय, A डॉट B बराबर B डॉट A। तो क्या इसमें संभव है? तो इसमें संभव है, आप देख सकते हो। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। आप यहाँ से कोई भी दो मान डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप P है उसको डिफाइन कर लिया आपने, तो इसमें से कोई भी दो ले लीजिए, आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक समझने की बात है, अपन इसमें इतना ही लिख सकते हैं कि जो आपका ZP है उसमें पूर्णांक अवयव है और उसमें इस प्रकार की कंडीशन संभव है कि A डॉट B बराबर B डॉट A डॉट P, और यही कंडीशन थी क्रम विनिमय वलय। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू आपका ZP एंड ये 1 बिलोंग्स टू ZP। इस प्रकार होगा कि A डॉट 1 या ये 1 डॉट A का मान क्या आ जाए A 5 इंटू सॉरी यहाँ पे कोई भी वैल्यू सकते हो, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें आएंगे। तो
गुणन संख्या के लिए तस्मा का एक अस्तित्व है, इसका मतलब जेड पी की इकाई सहित वलय है। लास्ट कंडीशन है कि जो आपका जेड पी है वो शून्यवाचक रहित वलय होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू जेड पी एंड पी एक अभाज्य संख्या है, वो आपने ली है। तो ए डॉट पी बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो ए बराबर 0 होना चाहिए या बी बराबर 0। किसी भी एग्जाम्पल से आप इसको देख सकते हो। जैसे कि है जेड 5, तो देखो अगर आप इसको हल करो तो ये आएगा 10 और 10 मतलब 0। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, जो पी है उसका मान कितना है 5। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो पी डॉट ए इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे ये ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे यदि जो आपका यदि जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो जो पी है पी यानी 5 यानी 0, ठीक है, उसका मान 0 रहेगा इस तरीके से। या फिर जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसके दूसरे तरीके से जैसे ये 3 इंटू 5 आप ये समझिए कि ये यहाँ पे ए है, ठीक है इसमें, और ये बी है। बी है वो नॉट इक्वल टू 0 2 है, तो ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप यदि यहाँ जिसको ऐसे करते हो तो इसका मान 15 क्या हो जाएगा 0। इसको ए समझते हो, इसको बी समझते हो, तो अब की बार ए नॉट इक्वल टू 0 है तो बी क्या हो जाएगा 0, 5 यानी 0, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो तो या तो आपका यहाँ से होगा ए बराबर 0 जब बी नॉट इक्वल टू 0 हो, और या बी इज इक्वल टू 0 होगा जब ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन संभव है। इसको थोड़ा थ्योरी के रूप में लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे। जब ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से ए डॉट पी इज इक्वल टू 0। आप पी है उसके जगह कोई भी मान आप समझ सकते हो, ठीक है। और ए है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं, यानी 1 2 3 4 अगर आप बात करें Z5 की तो इस तरीके से समझ सकते हो। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो है पी का मान होगा, हालांकि वो अभाज्य संख्या होगी, लेकिन जो जेड पी है अगर उसके अंतर्गत वो मान डिफाइन करते हो तो वो मान हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे यानी जो आपने अभी लिया है बी वो क्या हो जाएगा 0। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यदि जो ए है सॉरी बी नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ से मतलब इसका कोई ना कोई मान होगा, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी हालत में एक का तो मान 0 होना ही है। या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0।
जेड की एक शून्यवाचक रहित वलय है, वो कर्णविलीन में तस्मय की वलय भी है, तो जेड की एक पूर्णांक के प्रांत है। ठीक है, समझ में आई होगी आपके, थोड़ा पढ़ना इसको, लिखो। एक बड़ी बात है कि वलय समाकारिता की अष्टी, तो अष्टी के बारे में आप पहले से जानते हो, वही है, पहले होता था ग्रुप, अब हो जाएगा वलय। ठीक है, यदि आर व एस दो वलय है, वहां पे था यदि जी व जी डैश दो ग्रुप है, तथा फाई आर से एस पर एक समाकारिता है, वहां पे था एफ और जी से जी डैश पर एक समाकारिता कहलाता है। यदि एफ ए स्टार बी इक्वल टू, सॉरी वो तो समाकारिता परिभाषा हो गई, यहाँ पे बात कर रहे हैं एसटी की, तो जो के है वो एसटी कहलाएगा, उसमें अवयव होगा एक्स, एफ एक्स का मान ई डैश होगा वो आपका जी डैश का तस्मक अवयव। तो कंडीशन वही रहेगी, जो आपके यहाँ जी और जी डैश थे उनकी जगह आर और एस आ जाएगा। ठीक है, देखिए फाई क्या है, आर से एस में एक समाकारिता है और आर और एस के दो वलय है, तो एक होगी आपकी वलय समाकारिता फाई, उसकी एसटी क्या होगी। तब के वलय समाकारिता फाई की अष्टी कहलाता है, यदि या जहां जो के है उसका मान क्या होगा, देखिए एक्स, वहां पे था एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश, ये खाली एक प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पे जीरो डैश क्या होगा, एस का तस्मक अवयव, यहाँ पे जो ई डैश था वो आपका था जी डैश का तस्मक अवयव, तो एफ और जी से जी डैश में, यहाँ पे जी डैश की जगह एस है और जी है उसकी जगह आर है, एक्स है वो आर का भी होगा। कंडीशन तो वही है, खाली प्रतीक चिन्ह चेंज हुए हैं। ओके, तो ये के है वो आपकी वलय समाकारिता फाई की एसटी कहलाएगा, यदि फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो डैश, यहाँ पे जीरो डैश एस का तस्मक अवयव और फाई एक प्रतिचित्रण है, समाकारिता है, आर से एस पर आर और एस दो वलय। ठीक है, आगे देखो। एक पॉइंट है
यदि आर में दो वलय हैं, फाई आर से एस में एक ये वलय समाकारिता है, तब फाई जीरो इज इक्वल टू जी डेस, जहाँ पे जीरो बिलोंग्स टू आर, ये आर का तस्म कभी हो जाएगा, और जो आपका जीरो डेस है वो एस का तस्म कभी हो जाएगा। ठीक है, एक थ्योरम है उसको करते हैं, आप इन पॉइंट को देखिए। थ्योरम में देखिए, एक सिंपल सी थ्योरम है, उसको करते हैं। यदि फाई आर से एस, ये वलय आर से एस पे समाकारिता है, तो ये आपके दो वलय हैं आर और एस, फाई कोई प्रतिसेकंड आर से एस पर, तो फाई कैसे समाकारिता रहेगी, वलय समाकारिता। तब सिद्ध कीजिए कि फाई केवल तभी एक की समाकारिता होगा यदि और केवल यदि समाकारिता की एस टी इज इक्वल टू जीरो। आज से एक प्रतिबंध में क्या लेके चलोगे कि फाई है वो एक की समाकारिता है। प्रूफ क्या करेंगे, के इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे के होगा क्या, समाकारिता की एसटी। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे, के इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे के क्या है, समाकारिता की एसटी। परिभाषा चाहिए, प्रूफ करेंगे तो के एक की समाकारिता। ठीक है, फाई आर से एस एक वलय समाकारिता है। और से प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि फाई है वो एक की समाकारिता है। फाई एक की समाकारिता को प्रूव करना है के इज इक्वल टू जीरो। तो फाई एक की समाकारिता का मतलब ये देखो, फाई समाकारिता है, फाई एक की है, तो एक की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, करवाई हुई है। अब देखिए के है उसको डिफाइन करते हैं। वलय समाकारिता की एसटी की परिभाषा से अब देखिए ये परिभाषा हो गई। अब आपको प्रूव करना है के इज इक्वल टू जीरो। तो ये प्रूफ देखो होगा किस प्रकार से, एक दो बार मैं आपको करवा चुका हूँ, देख लीजिए। आपको कोई एक अवयव लेना है के में, और उसी अवयव को दिखा देते हैं इसमें जीरो। ठीक है, यानी उस अवयव का मान आ जाता है जीरो। तो देखिए और ऑल ए बिलोंग्स टू के, तो के है उसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसका मतलब ये अक्स है वो के का अवयव है, तो फाई एक्स इज इक्वल टू जीरो डेज। अब ए है वो आपको इसका अवयव है के का, तो फाई ए इज इक्वल टू जीरो डेज। जहां पे जीरो डेज क्या है, ये वलय एस का तस्मक अवयव है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो डेज एंड ये आपको मैंने अभी भी लिखा है, फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो डेज, जहां पे जीरो बिलोंग्स टू आर और ये जीरो डेज बिलोंग्स टू एस। तो देखिए एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से फाई इज इक्वल टू 0 डैश, फाई 0 इज इक्वल टू 0 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि फाई ए और फाई 0 दोनों का ही मान अब 0 डैश है, तो क्या इसको ऐसे यहां से लिख सकते हैं, फाई ए इज इक्वल टू फाई 0। ओके, करो। देखिए आपको ध्यान है कि फाई एक की आवश्यक प्रतिबंध में आप उसको लेके चले हो कि फाई एक की समकारिता है, यानी फाई एक की। तो फाई एक के मतलब आप याद कीजिए कि जो परिभाषा थी वो कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो मतलब ए बराबर बी। अब फाई एक की है और संबंध है फाई इज इक्वल टू फाई 0, तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 0, यह मान आ जाएगा अपने पास। इसके बाद ए बराबर 0, ए अवयव था किसका, के का, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 0। ओके, पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेके चलेंगे कि k इज इक्वल टू 0 और प्रूफ करना है कि फाई है वो एक की है। तो आपको यदि ये प्रूव करना है कि फाई एक की है, तो आप यहाँ से कोई दो अवयव लेके चलिए, फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, और प्रूव कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, तो फाई क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, देखा हमने कितनी आसान थ्योरम थी। For all x y belongs to R, तो फाई x इज इक्वल टू फाई y। यहाँ से आपको इस काम में ले सकते हो k इज इक्वल टू 0 को, और प्रूफ करना है x बराबर y। ऐसा हो जाता है तो मतलब फाई क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए करते हैं आगे। या यहां से इसको ऐसे ले सकते हैं, फाई एक्स माइनस फाई वाई इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है या सही नहीं है? हाँ, क्यों सही नहीं है? यहां से आएगा फाई एक्स माइनस फाई वाई इज इक्वल टू 0 डैश, क्योंकि देखो अगर यहां से इनके बराबर आ रहा है, ये आएगा इनका कोई तस्मा का भी। ठीक है, और फाई एक्स और फाई अवयव है किसके, एक्स और वाई आर के हैं, तो फाई एक्स और फाई वाई है वो एस के अवयव है। जैसे आपका ए और बी होता है जे का, तो एफ ए और एफ बी किसके होते हैं, जे डैश के। उसी हिसाब से आपको समझना है, तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या आ जाएगा, 0 डैश, हालांकि इसका मतलब है वो 0 ही। ठीक है, फाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डैश, फाई एक्स माइनस फाई वाई को लिखा है फाई एक्स माइनस वाई, क्यों? फाई है वो समाकारिता है, तो वही बात, एफ ए स्टार एफ बी, एफ ए स्टार बी स्टार की जगह माइनस है, एफ की जगह फाई है, तो फाई एक्स माइनस फाई वाई, फाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 डैश, इसका मतलब
x माइनस वाई बिलोंग्स टू के। समाकारिता की एसटी की परिभाषा से समाकारिता की एसटी से आपने लिखा है कि फाइव एक्स इज इक्वल टू 0 डैश, तो x बिलोंग्स टू के। तो फाइव एक्स है उसकी जगह x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू के। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आपको दिया गया k इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x बराबर y। आप लेके चले थे 5x इज इक्वल टू 5y, और अपने पास संबंध आ गया x इज इक्वल टू y। आई क्या है, एक एक ही है। ठीक है, ये आसान सी थोड़ा होगी, आप इसको कर लोगे। ओके, तो ये यहाँ पे अपनी थर्ड यूनिट है वो समाप्त होती है। तो 3 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप ध्यान से पढ़ लेना इनको। ओके, 30 यूनिट है वो आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से इसमें 11-12 क्वेश्चन हुए होंगे टोटल मिला के, लेकिन फिर भी जो भी है आप इसको अच्छे से देख लेना। आपको एग्जाम्पल रह गया है तो आप उसको करना चाहो तो देखो आराम से कर लेना। वही कंडीशन है, पूर्णांक के प्रांत है, क्षेत्र है, वलय है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल रह गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, अगर आप करना चाहो तो आप उनको कर सकते हो, आराम से वो समझ में आ जाएंगे। जो बुक है उसकी लैंग्वेज में मत जाइएगा, आपको परिभाषा पता ही है, बस कंडीशन अप्लाई कीजिए उसमें और मान ज्ञात कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए जो भी वो प्रूफ करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर एक दो एग्जाम्पल आपने अपनी तरफ से कर लिए उसमें दिए हुए हैं तो अच्छी बात होगी। ओके, तो यहाँ पे 3 यूनिट समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन 4th यूनिट स्टार्ट कर देंगे। अब जो 4th और 5th यूनिट है वो एक दूसरे से संबंधित है, 4th पढ़ोगे तभी 5th यूनिट है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।